Hello students, welcome to physics classes. We were doing chapter electricity of class 10th. In this we had covered certain topics और आप वो टॉपिक्स को प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में. ओके हमने ओम्स लॉ टॉपिक शुरू किया हुआ था. ठीक है, इसमें हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसके डिफिनीशन ओम्स लॉ क्या होता है वो कर लिया था. ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी उसकी, दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड. हमने क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस को हमने इसमें क्या रखना है, कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I. जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह क्या आता है, एक इक्वल टू और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. वो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब नेक्स्ट देखो, हमने एक ग्राफ स्टडी किया था. अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पे I लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे V, मीन्स करंट और पोटेंशियल को अगर हम प्लॉट करते हैं और तो उसका ग्राफ क्या आता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है कि जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे I जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज होते हैं. ठीक है, और अगर हम इसका क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो वो स्लोप की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास रेजिस्टेंस के ही इक्वल आएगी. स्लोप क्या होता है कि टैन ऑफ द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, की एक्स एक्सिस के साथ हमारा टेंजेंट ऑफ द एंगल विच मेड विद द एक्स एक्सिस वो. और अगर हमें एंगल नहीं गिवन तो हम कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स हम एक्स एक्सिस पे लेकर उनका डिफरेंस निकालते हैं. ठीक है, 2 पॉइंट्स वाई एक्सिस के, 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के डिफरेंस अगर हम निकालेंगे. अब वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के 2 पॉइंट्स लेकर उनका डिफरेंस निकालना है. एंड एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, करंट, और करंट के 2 पॉइंट्स लेकर उनका डिफरेंस निकालते हैं अगर, तो वो क्या आता है हमारे पास, रेजिस्टेंस के इक्वल आता है. स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द I एंड V इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, I हमने क्या लिया है एक्स एक्सिस पे और V कहाँ पे लेंगे हम, Y एक्सिस पे. नेक्स्ट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओम को हम डिनोट किससे करते हैं, इसे ओमेगा से. और R की वैल्यू अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ 1 ओम. ठीक है, 1 ओम क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस की यूनिट है, हमने इसे डिफाइन करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I. अब इन टर्म्स को हम इनके SI यूनिट में रिप्लेस कर देंगे. रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, 1 ओम, पोटेंशियल की वोल्ट, करंट की एम्पियर. ठीक है, तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि किसी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल कितना अप्लाई किया हुआ, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड. ठीक है, कि अगर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है जिसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 ओम आएगी. ठीक है, जैसे अब सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज बेसिकली द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, जो करंट को क्या है आगे नहीं जाने देता. जैसे आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हैंड है इन प्लेस ऑफ द रेजिस्टेंस, तो ये हैंड क्या कर रहा है, चार्ज कैरियर्स को रोक रहा है आगे जाने से. अगर चार्ज कैरियर्स आगे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट, चार्ज कैरियर्स नहीं जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. ठीक है, तो ये करंट को क्या कर रहा है, आगे जाने से रोक रहा है. ठीक है, अब I का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का, I इज इक्वल टू V अपॉन R. अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, रेजिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया. अब डबल कैसे करते हैं हम रेजिस्टेंस को, बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करके, या फिर रियोस्टेट की वैल्यू, रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो उससे हमारे पास करंट भी चेंज होता है. जैसे मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो R की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2R आ जाएगा, तो V अपॉन 2R. तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, हम कह सकते हैं करंट क्या हो गया, पहले V अपॉन R था, अब V अपॉन 2R हो गया, मीन्स करंट क्या हो गया, हाफ हो गया. तो अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाया है, मैंने रेजिस्टेंस को डबल किया, तो करंट हाफ हो गया, मीन्स करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा.
नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, वन इज़ अ ओहमिक मटेरियल, अदर इज़ अ नॉन ओहमिक मटेरियल, जैसे ये ग्राफ में आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। ओहमिक मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच ओबेस ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और जिन मटेरियल्स का वी ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है, डैट आर ओहमिक मटेरियल्स, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास जो ओहमिक मटेरियल के अंदर कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये सारे क्या है हमारे पास ओहमिक मटेरियल्स हैं। नॉन ओमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर आते हैं, इनका वी ग्राफ जो है आप देख सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता हमारे पास, ठीक है, इनका डेविएट कर जाता है। नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है इसमें लेंथ, कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि कंडक्टर की हमारे पास लेंथ कितनी है, जितनी ज़्यादा उस कंडक्टर की लेंथ होती है उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। सेकेंड फैक्टर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एरिया उसका क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर अगर आप जो कंडक्टर है या वायर है वो अगर आप थिन लेते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंथ आपको शो की हुई है, ठीक है। अगर आप इसकी क्या लेते हो, लेंथ और ज़्यादा लेते हो, अब मटेरियल्स के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन आयंस के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, ठीक है। तो कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर जितनी लेंथ ज़्यादा उतना कोलिजन ज़्यादा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और उससे क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उन मॉलिक्यूल्स के जो हमारे पास आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास क्या होगा, स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो उनके पास स्पेस क्या है, ज़्यादा है मूव करने के लिए, तो वो ईजिली क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, और कोलिजन उनमें कम होगा। तो कोलिजन कम होगा तो इट मीन्स क्या है, उनके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, कम हो जाती है। थर्ड फैक्टर इज़, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू क्यों क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, मीन्स हॉटर बॉडी लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, उनका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि उनकी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच में या इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कोलिजन भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। वो आपस में कोलाइड करेंगे, आगे जो है मूव ही नहीं करेंगे। अगर आगे मूव नहीं करेंगे तो क्या है, करंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, करंट की वैल्यू नहीं आएगी, मीन्स उसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम आ रही है। अब नेक्स्ट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हर एक मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगर आप सिल्वर ले रहे हो या एल्युमिनियम ले रहे हो, आप कॉपर ले रहे हो, तो उनकी वैल्यूज़ जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर आप इन फर्स्ट टू को लेते हो, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके कॉरेस्पॉन्ड आप रिलेशन लिखते हो, तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है, और वही प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रो, RHO, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको ये रिलेशन जो है याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे, फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपने यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसे आएगी, पहले रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला देखो, R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से रेजिस्टिविटी रो निकालिए, रो क्या आ जाएगा, RA अपॉन एल। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर मीटर कैंसल, वी गेट ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी को अगर आपने डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, जैसे हमने कंडक्टर लिया ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखो, RA अपॉन एल। हमने एल की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 1 मीटर। ए के प्लेस पे हमने लिख दिया 1 मीटर स्क्वायर।
तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ से रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं दैट रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि रेजिस्टिविटी हमारे पास रेजिस्टेंस के इक्वल होगी किस कंडक्टर की, जिस कंडक्टर की अगर लेंथ क्या है 1 मीटर है, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, अब हम चेक करेंगे कि रेजिस्टिविटी हमारे पास किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने इसके लिए क्या लिया, 2 कॉपर्स वायर लिए हैं, वन हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अदर हैविंग लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों किससे मिलके बनी है, कॉपर से मिलके बनी है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें पता है जैसे लेंथ यहाँ पे क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, अगर लेंथ डबल हो रही है तो वी नो डैट द रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ डबल हो रही है इट मीन्स रेजिस्टेंस भी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे डबल होगी। तो रेजिस्टेंस तो पता चल गई डबल होगी। अब रेजिस्टिविटी क्या होगी दोनों की, यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी दोनों वायर्स की क्या होगी, इक्वल हो गई, सेम होगी। क्यों सेम होगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ, शेप या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड करती है कि वो जो वायर्स हैं हमारी किससे मिलके बनी हैं, क्या मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है। मींस इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ, शेप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। ये दोनों वायर्स किससे बनी हैं, कॉपर से बनी हैं, इसीलिए मटेरियल यहाँ पे सेम है तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल। ठीक है, अगर हम एक वायर को कॉपर की ले लेते हैं और दूसरी वायर हम ले लेते हैं सिल्वर की तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास मटेरियल भी डिफरेंट होगा। दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड अपॉन ओम्स लॉ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 60 वोल्ट का, और उसमें से जब करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर देते हैं, 60 वोल्ट से 120 वोल्ट कर दिया। तब हमने उसमें से करंट की वैल्यू क्या आएगी वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, फर्स्ट केस में हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 60 वोल्ट का और उसमें से उस टाइम पे करंट जो है 4 एम्पियर का क्या फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वी नो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से R की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V इज इक्वल टू 60 और I कितना गिवन है हमारे पास 4 एम्पियर, तो हमारे पास 15 ओम क्या आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, 60 से 120 पोटेंशियल कर दिया। ठीक है, तो हमने करंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास जो पहले थी उतनी ही रेजिस्टेंस रहेगी जब हमने पोटेंशियल को चेंज भी कर दिया। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर पोटेंशियल को हम इंक्रीज़ भी कर रहे हैं तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, सेम ही रहेगी, 15 ओम ही रहेगी। तो आपने क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी हो गई है, हम 120 हो गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 ही है। तो करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ से ओम्स लॉ ही हमारे पास प्रूव हो रहा है कि जब हमारे पास पोटेंशियल 60 वोल्ट था तो हमारे पास करंट की वैल्यू 4 एम्पियर आ रही थी, और जब हमने पोटेंशियल को इंक्रीज़ करके 120 वोल्ट कर दिया तो करंट की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4 से कितनी हो गई, 8 एम्पियर हो गई। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो यही क्या होता है हमारे पास, ओम्स लॉ होता है। न्यूमेरिकल, इसमें क्या हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है और उस वायर की हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 4 ओम। ठीक है, हमें एक अनदर वायर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ऑफ सेम मटेरियल। जो वो वायर है वो भी उसी मटेरियल की बनी है जिससे वो हमारी पहले वाली जो वायर थी वो बनी हुई थी। अब जो सेकेंड वायर है उसकी लेंथ L/2 है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, तो हमें उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर L इज लेंथ, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R1 इज इट्स रेजिस्टेंस एंड रो इज इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 ओम दी हुई है जब लेंथ L है, एरिया A है। ठीक है, हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी, लेंथ की जगह L और एरिया की जगह A रिप्लेस किया, तो हमें वो क्या आ गया हमारे पास, 4 ओम हमें गिवन है।
अब हमने सेकेंड जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो सेकेंड वायर है ये भी किससे बनी है, उसे सेम मटेरियल से मिलके बनी है, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। इसकी रेजिस्टिविटी भी रो और इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रो होगी। नेक्स्ट, जो सेकेंड वायर है उसकी लेंथ हमें कितने गिवन है, L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 2A। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सोल्व करेंगे। अगर आप ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, उससे बाद इसको रीअरेंज करो, 1/4 को कॉमन ले लीजिए बाहर और रो L/A। अब रो L/A हमारे पास जो है ये किसके इक्वल है, यहाँ से फर्स्ट से 4 ओम के इक्वल है, तो हमें इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 4 ओम। तो हमारे पास ये सोल्व करके क्या आ गया, 1 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, किसके लिए, सेकेंड वायर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि एक वायर है is 1 meter long, 0.2 mm in diameter, has a resistance of 10 ohm. Calculate the resistivity. हमें resistance given है, यहाँ पे length given है एक वायर की और diameter given है, हमें उसकी resistivity क्या करनी है, calculate करनी है। अब जो quantities हमें given है पहले वो लिखो, क्या क्या given है, हमें length दी हुई है 1 मीटर, diameter कितना है इस वायर का, 0.2 mm है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितने गिवन है, 10 ओम हमें गिवन है। डायमीटर हमें mm में गिवन है। सबसे पहले इस mm को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्यों मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो आप इसे, क्योंकि लेंथ भी हमें किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, तो हमें क्वांटिटीज़ को क्या है, सेम यूनिट में लेकर चलना है। ठीक है, तो 0.2 mm को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और ये पॉइंट के कारण यहाँ पे अपॉन में 10 आया और वो 10 भी ऊपर जाके किस में, न्यूमिनेटर में जाएगा, 10⁻⁴ बन जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब हमें रिलेशन पता है, रेजिस्टेंस में लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, R = रो L/A। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी, रो कैलकुलेट करना है, तो रो क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, πr²। हम एरिया ऑफ सर्कल ही इसमें यहाँ पे लेकर चलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, πr²। R इज़ द रेडियस। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो D/2 कर दिया हमने, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। डायमीटर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 × 10⁻⁴। इसका क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁸ अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जब आप 4 से 4 क्या आ गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 3.14 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एरिया। अब आपने क्या करना है, इनको वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। एरिया की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम, एरिया है हमारे पास, ये कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, एंड लेंथ आई, लेंथ जो गिवन थी हमारे पास वो है 1 मीटर। तो अब यहाँ से क्या हो गया, मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या है, 10⁻⁴ और यहाँ 10⁻⁸। बेस सेम, पावर क्या होती है, ऐड, तो 1 - 8 क्या हो जाएगा, -7, और 3.14 ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, साथ में ओम मीटर आ जाएगी, क्योंकि ये मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा हमारे पास, ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है।